हेलो एवरीवन, आप सभी का यूपी स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज़ में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम घटना चक्र उत्तर प्रदेश तथ्यसार के माध्यम से पूरे एक साल का यूपी स्पेशल करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। ये आपका 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है, तो इसी से हम अपना करंट अफेयर यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये सीरीज़ यूपी के सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अगर यूपी में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी स्पेशल करंट अफेयर यहाँ से अपना कवर कर सकते हैं। ना सिर्फ करंट अफेयर बल्कि यूपी स्पेशल का स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं टू द पॉइंट। आज की क्लास से हम यूपी स्पेशल का स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश के भौगोलिक ढांचे के बारे में देखेंगे, उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में देखेंगे, यूपी की स्थिति के बारे में देखेंगे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इन क्लासेस को रेगुलर फॉलो करना है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की नदी के बारे में देखेंगे, उत्तर प्रदेश की झील, उत्तर प्रदेश की मिट्टी। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर के अलावा अगर आप यूपी स्पेशल को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में क्या सब पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी की नॉलेज आपको होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की पॉलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, यूपी की इकोनॉमी के बारे में आपका बेस क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा यूपी की हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होते हैं। तो आपको बता दें कि हमने इस मैगज़ीन के माध्यम से यूपी स्पेशल करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पोर्शन हम यहाँ पर दोनों ही कवर कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको यूपी स्पेशल की करंट अफेयर की क्लास भी देख लेनी है, और आज से आपका ये स्टैटिक पोर्शन यहाँ पर कवर किया जाएगा, तो आपको इनको भी रेगुलर फॉलो करना है। और इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का आपका पहला चैप्टर है, पहली क्लास है जहाँ पर हम यूपी का स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप आज से भी इन क्लासेस को रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को कवर करने के बाद उत्तर प्रदेश की जलवायु को समझेंगे। उत्तर प्रदेश की जलवायु पर ये आपकी दूसरी क्लास होगी। उत्तर प्रदेश की जलवायु को कवर करने के बाद हम उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में समझेंगे, और उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को कवर करने के बाद हम उत्तर प्रदेश की नदी के बारे में समझेंगे। तो इसी प्रकार से आपकी क्लासेस आगे बढ़ेंगी और आपको इनको देखते रहना है। चलिए आज की क्लास को समझते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, इसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि फर्स्ट क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राज्य है जिसकी उत्तरी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। तो ऐसे पॉइंट्स को आपको याद करते हुए चलना है। उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन से देश को टच करती है? नेपाल देश को टच करती है। उत्तराखंड के गठन के पूर्व इसकी सीमाएं चीन के तिब्बत क्षेत्र से भी जुड़ी थी, जब तक उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था। प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ, उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है? हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ। पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी एवं विंध्य श्रेणियाँ, और पूर्व में गंडक नदी है। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अवस्थिति के बारे में। उत्तर प्रदेश की अवस्थिति किस प्रकार से है? भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। तो फ्रेंड्स, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। आपको बता दें कि पहले क्या था, पहले एक बहुत बड़ा महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया। पैंजिया के चारों तरफ एक बहुत बड़ा महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा। बाद में क्या हुआ, अंतर्जात बलों के कारण पैंजिया दो भागों में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। इस उत्तरी भाग को कहते हैं यहाँ पर अंगारा लैंड, और दक्षिण भाग को कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो जो उत्तर प्रदेश है ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। और इस थ्योरी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से आप इस फैक्ट को यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, तो आपको याद रखना है, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश गोंडवाना
लैंड का भूभाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्य कर्म की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्य कर्म की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 से 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। कुल अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 36 है। बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 30 पूर्व से 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर के मध्य है। प्रदेश का कुल देशांतरीय विस्तार 7 डिग्री 09 है। यहाँ पर आपको इस नोट को देखना है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का स्रोत भारत का वन स्थिति रिपोर्ट है। तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार बताया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, आप इसको स्टार लगाकर याद करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं आपके हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड। तो आप देख सकते हैं टोटल कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आपके यहाँ पर 8 राज्य हैं और एक कौन है, एक दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं दिल्ली की सीमा उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों से लगी हुई है, ये आपको याद रखना है। तो दिल्ली की सीमा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर नोएडा से लगी हुई है। नोएडा को गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार एवं झारखंड से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश से भी लगी हुई है। तो आपको यूपी की बॉर्डर को अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है, टू द पॉइंट। देखिए, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं हरियाणा, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा कौन से राज्य के साथ है, मध्य प्रदेश के साथ है। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की बहुत ही कम सीमा टच करती है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। तो हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा लगती है, सहारनपुर की, और ये सिर्फ एकमात्र जिला है सहारनपुर जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके अतिरिक्त इस जिले की सीमा हरियाणा एवं उत्तराखंड से भी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा स्पर्श करते हैं, तो टोटल 11 जिले उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से सीमा स्पर्श करते हैं। सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो सर्वाधिक 4 प्रदेशों को सीमा स्पर्श करता है, और यह 4 राज्य हैं आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है। तो कौन सी कंट्री के साथ उत्तर प्रदेश सीमा टच करता है, नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है, तो टोटल 7 जिलों की सीमा स्पर्श करती है, और आपको इन जिलों के नाम भी याद रखने हैं। तो ये 7 जिले आप देख सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर इनका यहाँ पर क्रम दिया गया है, पूर्व से पश्चिम की ओर। देखिए, सबसे पहले है आपका महाराजगंज,
सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत। तो इन 7 जिलों की पूर्व से पश्चिम की ओर सीमा नेपाल से टच करती है। नेक्स्ट है, प्रदेश के सबसे कम जिलों एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है। तो ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा जिला भी आपका ललितपुर है। ललितपुर एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चीज़ों को आसान करने के लिए आपको एक टेबल दिया गया है, विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले। आपको इसका पता होना चाहिए कि कौन से राज्य से उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा जिला सीमा स्पर्श करता है। सबसे पहले है आपके सामने हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला सीमा स्पर्श करता है। दूसरा है हरियाणा। हरियाणा से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा टच करते हैं, तो आप देख सकते हैं हरियाणा से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा सीमा स्पर्श करते हैं। राजस्थान से मथुरा और आगरा, मध्य प्रदेश से सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और जालौन है। छत्तीसगढ़ से सोनभद्र सीमा टच करता है। झारखंड से सोनभद्र, बिहार से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र है। उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से आपको बताया था कि गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर सीमा स्पर्श करते हैं। तो आपको इनकी लिस्ट बना लेनी है और इसके अलावा इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो आप वहां से भी इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये फैक्ट आपको एज इट इज़ याद रखना है। देखिए, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये किसका क्षेत्रफल है? ये भारत का कुल क्षेत्रफल है के लगभग 7.33% के बराबर है। अगर प्रतिशत की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। किसकी? उत्तर प्रदेश राज्य की। देखिए, ये आपका यूपी है और यूपी में पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 240 किलोमीटर। तो आप इस फैक्ट को भी यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? 4th। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, तो पहले 3 कौन है? देखिए, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, लेकिन बाकी के जो टॉप 3 स्टेट है जिनका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा है, वो कौन से राज्य हैं? तो पहले नंबर पर आपका राजस्थान आता है और दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है और चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। तो आपको इस क्रम में इन राज्यों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया है। आपको पता होना चाहिए वर्तमान भौगोलिक स्वरूप क्यों कहा जा रहा है कि 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया है, क्योंकि फ्रेंड्स 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर, जो कि अब उत्तराखंड है, उत्तरांचल जो कि अब उत्तराखंड है, राज्य का निर्माण किया गया है। तो आपको पता है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है, उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर। इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान भौगोलिक स्वरूप है वो आपका 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं आपके, जो कि अवरोही क्रम में यहाँ पर दिए गए हैं। तो अवरोही क्रम में यहाँ पर आप देख सकते हैं
अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे बड़ा होगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी आप देख सकते हैं यहाँ पर 7680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लखीमपुर खीरी के बाद नंबर आता है सोनभद्र का, क्षेत्रफल आप देख सकते हैं। सोनभद्र के बाद आपका हरदोई है, हरदोई के बाद सीतापुर है। तो फ्रेंड्स ये आपके उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, टॉप 4 जिले हैं। देखिए कौन कौन से हैं, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई एवं सीतापुर। चलिए नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं। यहाँ पर आपको आरोही क्रम में दिया गया है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, जबकि अवरोही क्रम का मतलब था घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पर सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले आप देख सकते हैं। सबसे पहले है आपका हापुड़, हापुड़ के बाद आपका भदोही है, भदोही के बाद गाजियाबाद है, गाजियाबाद के बाद आपका शामली आता है। तो आप इनको टॉप 4 स्टेट को आपको यूपी के याद रखना है। नेक्स्ट है प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले क्रम से कौन से हैं। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है एवं उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिला कौन सा है। तो सबसे उत्तरी जिला है आपका सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला है आपका सोनभद्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 जिले, देखिए जो एनसीआर में आते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं, टोटल 8 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, ये हैं आपके गाजियाबाद है, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत। तो इन्हें आपको याद कर लेना है। चलिए अभी बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन की। फ्रेंड्स यहाँ से आपका उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश का भूगोल स्टार्ट हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन करेंगे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के 3 भूभाग थे। ये हम उत्तराखंड के गठन से पहले की बात कर रहे हैं। तो राज्य के 3 भूभाग थे, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। परंतु उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है और अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भाबर तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं अभी पर्वतीय क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सिर्फ भाबर तराई क्षेत्र ही है, क्योंकि इससे अलग करके उत्तराखंड का गठन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो 3 प्राकृतिक प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। सबसे पहले है भाबर एवं तराई का प्रदेश, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो जब भी आप उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में सोचेंगे आपको याद रखना है हम उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं, भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी प्रदेश। अभी हमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो आपको अच्छे से अपने नोट्स बनाते जाना है, अच्छे से समझते जाना है। देखिए सबसे पहले है आपके सामने भाबर एवं तराई प्रदेश। तो अभी हम उत्तर प्रदेश के भाबर एवं तराई प्रदेश को समझेंगे। पश्चिम में देखिए, पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर तक एक पतली सी पट्टी भाबर और तराई कहलाती है। तो सबसे पहले तो आपने जाना कि ये प्रदेश आखिर है कहाँ। तो जैसा कि आपको बताया कि पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर तक एक पतली सी पट्टी है। भाबर एवं तराई प्रदेश क्या है, एक पतली सी पट्टी है जिसको भाबर और तराई कहलाता है। भाबर क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं जो तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट होती हैं। भाबर क्षेत्र में जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियां बनती हैं। भाबर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। भाबर क्षेत्र किसे कहा जाता है, भाबर क्षेत्र ऐसा पर्वतीय भूभाग होता है जहां पर कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं, इसीलिए तो भाबर क्षेत्र में नदियां आकर लुप्त हो जाती हैं और जो तराई क्षेत्र में फिर से सामने आती हैं। देखिए इस क्षेत्र का विस्तार, भाबर क्षेत्र का विस्तार
इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर एवं लखीमपुर खीरी जिलों में है। पश्चिम में यह क्षेत्र लगभग 34 किलोमीटर चौड़ा है, परंतु पूर्व की ओर बढ़ने के साथ यह संकरा होता जाता है। तो हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं आपको भूलना नहीं है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपका भाबर एवं तराई प्रदेश की। तो भाबर एवं तराई प्रदेश को अभी हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो जो भी पॉइंट्स बताया जा रहा है वो इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, तो भाबर एवं तराई क्षेत्र के बारे में बताया गया कि पश्चिम में यह क्षेत्र 34 किलोमीटर चौड़ा है और पूर्व की ओर बढ़ने के साथ यह संकरा होता जाता है। तराई क्षेत्र की बात करें, तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित है। नेक्स्ट है आपका घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र कभी 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा था तथा इसके अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, देवरिया, कुशीनगर जिलों के भाग आते थे। तो आप इन जिलों को यहाँ पर देख सकते हैं। इधर कुछ वर्षों से भूमि सुधार कार्यों के कारण इसकी चौड़ाई काफ़ी कम हो गई है, जिससे इसका काफ़ी भाग उपजाऊ भूमि के रूप में किसानों को प्राप्त हो गया है। अब यहाँ गन्ना, गेहूं और धान की फसलें रिकॉर्ड पैदावार दे रही हैं। अनेक जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती हो रही है। नेक्स्ट है प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को राढ़ नाम से जाना जाता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? राढ़ नाम से जाना जाता है। भाबर क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरा प्रदेश नदियों द्वारा बाढ़ के दौरान लाई गई कांप जलोढ़ मृदा से बना है। देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने भाबर और तराई क्षेत्र को काफ़ी अच्छे से समझा है, टू द पॉइंट यहाँ पर समझा है। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से 3 क्षेत्रों में बांटा गया था। पहला था आपका भाबर तराई क्षेत्र और दूसरा था आपका गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश। तो अभी हमें गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश को ही समझना है। देखिए, गंगा यमुना का विस्तृत मैदानी प्रदेश, इसको 3 उप विभागों में बांटा गया है। गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश एवं गंगा का पूर्वी मैदान। देखिए, गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का विस्तार लगभग 500 किलोमीटर लंबा एवं 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। गंगा यमुना के मध्य मैदानी प्रदेश का विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद और बरेली जिलों में मिलता है। तो ये गंगा यमुना का मध्य मैदानी प्रदेश है। गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं भदोई में है। गंगा यमुना के मैदान का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण अभिनूतन एवं अति नूतन युग में नदी घाटी में अवसादीकरण से हुआ है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है। चलिए बात करते हैं अभी उत्तर प्रदेश के तीसरे भौगोलिक क्षेत्र दक्षिण के पठारी प्रदेश के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में दक्षिण पठारी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है तथा इस भूभाग की उत्तरी सीमा यमुना तथा गंगा नदी द्वारा निर्धारित है तथा दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व में केन नदी तथा पश्चिम में बेतवा तथा पाहुज नदियां इसकी सीमा निर्धारित करती हैं। इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और बांदा जिले, प्रयागराज जिले की मेजा और करछना तहसीलें, गंगा के दक्षिण में पड़ने वाला मिर्जापुर का हिस्सा तथा चंदौली जिले की चकिया तहसील
आती है। इस पठारी क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है और कुछ स्थानों पर यह ऊंचाई 450 मीटर से भी अधिक है। मिर्जापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियां लगभग 600 मीटर तक ऊंची हैं। नेक्स्ट है बुंदेलखंड का निर्माण। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीनतम नीस चट्टानों द्वारा तथा निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मिट्टी का विस्तार, देखिए काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, तो बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मिट्टी का विस्तार है जो मालवा पठार का ही विस्तार है। कैमूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है। इसकी रचना विंध्य शैलों से हुई है। बुंदेलखंड में चलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। बघेलखंड क्षेत्र में शंक्वाकार टीले बहुतायत में मिलते हैं। बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन नदी है, ये भी आपको याद रखना है। बघेलखंड के उत्तर एवं दक्षिण में क्रमशः सोनपुर एवं रामगढ़ की पहाड़ियां अवस्थित हैं। दक्षिण पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। दक्षिण पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण पठारी प्रदेश की प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा, केन, सोन एवं टॉन्स हैं। कम वर्षा के कारण इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियां छोटी होती हैं। यहाँ की मुख्य फसलें ज्वार, तिलहन, चना और गेहूं हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के भौगोलिक ढांचे को समझा है, उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में समझने का प्रयास किया है। आज आपकी यूपी स्पेशल स्टैटिक की पहली क्लास थी, क्योंकि अभी तक हम यूपी स्पेशल करंट अफेयर को कवर कर रहे थे। आज की क्लास आपकी टोटल स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड थी। इस प्रकार से आपकी क्लासेस आएंगी। अभी हमें दूसरी क्लास में उत्तर प्रदेश की जलवायु को समझना है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को समझने के बाद हम उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, उत्तर प्रदेश की नदी, उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर यूपी स्पेशल का स्टैटिक पोर्शन आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। करंट अफेयर हम यहाँ पर कवर कर ही रहे हैं। करंट अफेयर की भी आपकी क्लासेस बीच बीच में आती रहेंगी, तो आपको सभी क्लासेस को अच्छे से फॉलो करना है, अपने नोट्स बना लेने हैं, उनको बार बार रिवाइज करना है, तभी जाकर आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।